ए टू जेड लाइफ ग्रोइंग में आपका दोबारा स्वागत है, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपका कंप्लीट किया था। 51 क्वेश्चन हो गया, शायद 17 सेट नंबर का। तो कई लोग का कहना है सर वन लाइनर सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराइए, कई लोग का क्वेश्चन है कि सर आप डिटेल में बताते हैं वो सही है। कई लोग का मेरे पास कमेंट पे आया है, सर आपका जो बातें हैं जो बोलते हैं आप उनको सीधे समझ में आती है। तो आप जैसे भी आप अपना व्यक्तिगत है आपका राय आप बता सकते हैं, शायद आपको बातें समझ आ रही होगी। तो आप बता सकते हैं कि आपको वन लाइनर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा दूं, मुझे उसमें भी और फायदा है कि टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे, या डिटेल आपको चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चाहिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ 2 3 4 5 कई बार 6 7 क्वेश्चन में कवर कर देता हूँ। चलिए 52 नंबर तक आप पहले पार्ट में देख लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। प्रतिरोधकता कलर कोड चौथी पट्टी निर्देश करती है। तो आपके ऑप्शन इस तरह से सीधे मैं आंसर पर चलता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताता चला जाऊंगा। तो आपके हैं आंसर इसमें 10 की, आपका 52 का आंसर है 10 की शक्तियां, यानी 10 की शक्तियां 52। तो आपको बता देना चाहूंगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का चल रहा है पार्ट 2, क्योंकि एक पार्ट बनाया चुका हूँ और उसके आंसर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। देख लिया, अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा दोबारा से। और कई सेट मैंने कंप्लीट किया है विद मैथ और रीजनिंग के साथ। मैथ रीजनिंग में क्या होता है, डिजिटल बोर्ड पर नहीं यानी सामने आकर के एक एक क्वेश्चन जीरो लेवल पर बताता हूँ। जिन लोगों ने कहीं क्लास नहीं किया उनको भी समझ आती है, इसी तरह से बताता हूँ। 52 में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रतिरोधकता कलर कोड में चौथी पट्टी यानी सहनशीलता प्रतिरोधी क्षमता के स्तर को व्यक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें और जानने की भी जरूरत नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन, उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्योंकि उसकी तिरक आंखें होती है। ऑप्शंस देख लीजिए। क्योंकि ये रोड के साथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं, जो अब उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। तो यह ऑप्शन है सी, आप देख लीजिए। डी देख लीजिए। तो मैं सीधे आंसर बताता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। इसका आंसर हो जाएगा बी। उल्लू पूर्ण अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकता है क्योंकि रोड के साथ साथ उनकी बड़ी बड़ी आंखें के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं और उसको दुनेत्रीय दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि दोनों साइड वो देख सकता है। 360 जिसको कह सकते हैं। 360 एक कैमरा भी है, आप जा सकते देख सकते हैं, उसका मैंने वीडियो बनाया है, उसमें इस तरह से व्यू जाता है। चलिए एक थोड़ा सा जान लीजिए। उल्लू की आंखों में रोडो यानी रडार जिसको कहते हैं, राडो की संख्या, उसमें एक रेडिएशन निकलता है। मान लीजिए कि इसका है, इस यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन अगर किसी वॉल से या कहीं से भी टकरा करके दोबारा इसको रिफ्लेक्ट करके बताता है। इसके कारण ही वो रेडिएशन से और राडो की संख्या के कारण वो अंधेरे में आसानी से देख पाता है। उल्लू की आंखों में, जब भी कभी देखते हैं उल्लू की आंख है क्या, अगर अंधेरे में कोई पढ़ रहा है या फिर कम लाइट में, तो उल्लू की आंख है क्या तुम्हारी, इस तरह से एक मुहावरा दिया जाता है गांव देहात में। उल्लू की आंखों के रोड की संख्या अधिक होती है, उनकी रोडों की संख्या अधिक होती है, उनकी आंखों में बड़ी होती है, और जिससे अधिक प्रकाश उनकी आंखों में प्रवेश करता है और आंखों को रात में देखने योग्य बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उनको देखिएगा, उल्लू में जितनी उनकी शरीर की माप होती है उसके कई आपको सबसे ज्यादा आंखें दिखेगा या उसकी पंखियां दिखेगी। चलिए नेक्स्ट 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके उपयोग से नियंत्रित किया जा सकता है, तो कम सल्फर वाले ईंधन से। कम सल्फर वाले ईंधन से, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कम सल्फर वाले युक्त प्रदूषण को निम्नलिखित में से कम कर सकते हैं, जैसे कि कम सल्फर युक्त ईंधन कैसे, जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, ईंधन को सल्फर मुक्त कराना जो उसके सिद्धांत से पूर्व होता है, या कोयले में सल्फर मुक्त गैसीय ईंधन बनाना, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे 15 नंबर क्वेश्चन, वाहन किस हानिकारक यौगिक का उत्सर्जन करते हैं। तो वाहन किस तरह की करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जी हाँ करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO, इसको CO2 कहेंगे, इसको CO कहेंगे, CO2 इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर धुआं ये सारे चीजें करते हैं वाहन से हानिकारक ये चीजें निकलती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर्यावरण से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर, पूर्व USSR की चेरनोबिल नाभिकीय नियंत्रण दुर्घटना जिसमें रेडियो नाभिकों का वातावरण में रिसाव हो गया था, किस वर्ष में हुई। किस वर्ष में हुई, तो आप ये देखिए ऑप्शंस आपके हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसका आंसर है 56 का डी, 1986 में। 1986 में डी। चेरनोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को घटित हुए थे। चेरनोबिल न्यूक्लियर दुर्घटना।
अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता देता हूँ। जो आपका 1984 में हुआ था भोपाल कांड, भोपाल कांड में उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो एमआईएस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देता हूँ। कई लोग को टाइम लगता है, टाइम बिल्कुल लगेगा, एक्स्ट्रा चीज़ जब जानिएगा तब आपको ये नॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप वन लाइनर चाहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे और फ़ायदा है। मैं जल्दी ही और जितने भी सेट है, किरण का हो गया, रंजीत सर का सेट हो गया, या फिर प्लेटफॉर्म को हो गया, या फिर रुक्मणी का, इरुटेरिया का, जितने भी हैं सारे सेट्स हम कंप्लीट करा देंगे जल्द से जल्द। राव बैजमान का सर का है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दोनों कवर करवा सकते हैं, मुझे और उसमें बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। आपको अपना कमेंट्स, अपना व्यक्तिगत राय जरूर प्रस्तुत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वो हमेशा चालू रहता है आप लोग के लिए, हमेशा उसको एक्टिव रखते हैं। कोई भी आप देखिएगा तो कभी भी मेरा वो चीज़ें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका हाइपो हाइपरप्लासिया है क्या है? हाइपरप्लासिया क्या है? आपके ऑप्शन देखिएगा, मैं आंसर सीधे बताऊंगा की कोशिश करूंगा और इसमें डिटेल में। हाइपरप्लासिया कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि के कारण होता है। हाइपर मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा होगा, तो यानी असमान वृद्धि, ज्यादा हो गया। कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं, मांसपेशियों में अधिक गतिशीलता नहीं, अधिक भोजन नहीं सेवन, इस तरह से। तो हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है कोशिका की संख्या में असमान वृद्धि। शारीरिक रूप से इसे विशिष्ट उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। यह अंग और ऊतक के आकार को बढ़ाता है और जिससे कई बीमारी जैसे प्रोस्टेट का जन्मजात हाइपरप्लासिया जैसे रोग होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। किस मात्रा में इंसुलिन उपलब्ध होता है? तो आपका जिंक के मात्रा में, जेडन के फॉर्म में आपका रहता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका में द्वारा प्रस्रावित पेंटाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक यौगिक गुण है जो 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाओं जिनके केंद्र में जिंक की उपस्थिति से बनता है। रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता का संतुलन इंसुलिन ही करता है। जितने भी इंसुलिन की कई यानी आपका जो भी शरीर में ग्लूकोज बनाने का काम करता है, यही आपके खाना जो खाते हैं या उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसफर करता है इंसुलिन के कारण। जब किसी को शुगर बीमारी हो जाता है तो यही इंसुलिन काम करना बंद कर देता है और फिर ये पेनक्रियाज उसका मेनली काम करना बंद कर देता है, फिर इंसुलिन को लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर का ताप हमसे किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपके ऑप्शन है ये सारी चीजें, आप बताइएगा इसका नियंत्रित किसके द्वारा होता है? 59 नंबर का हाइपोथैलेमस के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं होता है, पीनियल ग्रंथि नहीं होता है, थायराइड ग्रंथि नहीं होता है। थोड़ा सा जानिए इसके बारे में। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का वो है एक भाग है जो शरीर के अधिकांश कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क के बीच में अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि इस हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होता है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। साइकोन या साइकाफा या स्पोजिला मीठा जल स्पॉन्ज या स्पॉन्जिया वाद्य स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो आपके ये सारे ऑप्शंस है, आप बताइएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा फोड़ी फेरा के रूप में जाने जाते हैं। ये इसके बारे में जानिएगा। ये सारी चीजें फोड़ी फेरा के रूप में छिद्र और के रूप में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? सांप्रदायिकता प्रतिद्वंद्वित्व के कारण असफल रहा। द्वितीय गोलमेज आपका 1931 में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो सांप्रदायिकता नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे, रेमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार को अपनी काम चलाऊ योजना कार्यान्वित करनी होगी, क्योंकि इस तरह की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। तो ये सारी चीजें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रही? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण, और बाकी सारे ऑप्शंस नहीं है। और आपका द्वितीय अभी एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बता देता हूँ और भी चीजें। आपका जो सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, आपका सम्मेलन स्टार्ट हुआ 31 में, 32 में, 33 में, और एक मात्र ऐसे पर्सन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो आपके थे बी आर अम्बेडकर। गांधी जी सिर्फ द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
करो मोड़ो का नारा किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर ये ऑप्शन है, महात्मा गांधी से संबंधित है। कब दिया था? तो अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 में जब असभ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा हम इसमें विस्तार में नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आपको विस्तार में जाएंगे तो थोड़ा लंबी वीडियो हो गया। आप लंबी वीडियो चाहते हैं तो बोलिए, मैं इसको और विस्तार से बता सकता हूँ। चलिए बता देता हूँ। राष्ट्रपति के सम्मान से सम्मानित महात्मा गांधी सत्य अहिंसा सत्याग्रह के संदर्भों से संबंधित राजनीतिक मंच 1918 से 48 तक छाए रहे। ओके, राष्ट्रपिता के रूप में। चलिए, गांधी जी के इस कार्यक्रम को भारतीय राष्ट्रीय गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सितंबर 1939 को शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। मार्च 1942 में सरकार में आए क्रिप्स मिशन के द्वारा मार्च 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि उत्तर तिथि चेक है, यानी उत्तर यानी ये जो है बाउंस चेक है। कालांतर में किसी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम से भी जोड़ दिया। अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 को, जिसे मैंने बताया अभी, गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़े कांग्रेस प्रस्ताव कांग्रेस से पास करवाया, जिसमें से उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो मरो का नारा का पूरा मैंने कहानी बस बता दिया, कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट हुई। आपकी गांधी जी से रिलेटेड है, जो कि कांग्रेस के द्वारा बताया गया था अधिवेशन में, और ये सारी चीज़ें आपका निकल के आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 63 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से एक नए पर चरम के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसे देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखनी थी, ये रखी। इसलिए होम रूल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आप सुन लीजिए आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। होम रूल आंदोलन जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन को प्राप्त किया जा सके, यानी अच्छे तरीके से, जिसके प्रमुख नेता था बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एन बेसेंट तिलक ने सुशासन से प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव के में होम रूल लीग की स्थापना की। कब की गई थी? तो 18 अप्रैल। ये याद मत रखिए, कम से कम ये याद रखिएगा, 1916 में होम रूल बेलगांव अधिवेशन में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा स्थापित की गई प्रभाव जो हुआ था कर्नाटक महाराष्ट्र, क्योंकि बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। महाराष्ट्र जो कि अभी बम्बई को छोड़ करके मध्य प्रांत बरार तक फैला हुआ था, बरार जो कि गोविंदा वहीं से पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, तिलक ने मई 1917 के मासिक में लीग की वर्षगांठ मनाई। भारत आकर के एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ कप का 2 जनवरी 1914 को एवं दैनिक पत्र न्यू इंडिया का 14 जुलाई 1914 को प्रकाशन आरंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से एनी बेसेंट ने भारतीयों में स्वतंत्रता और राजनीतिक भावना को जागृत किया। उन्होंने भारत में आयरलैंड की तरह सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की और जॉर्ज अरुंडेल की लीग का सचिव बनाया। लीग के सर्वाधिक कार्यक्रम जो हुए थे वहाँ पर मद्रास में हुए थे, जो कि अभी चेन्नई के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए 964 निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन से। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर आप पूरा कर दीजिएगा। फिर 6000 के लिए हम टारगेट रखेंगे 5 से 6 दिनों में। चलिए आपके ऑप्शन से किसमें नहीं कि उन्होंने किया था, तो आपके ऑप्शन से यहाँ पर राजकोट है, खेरा है, वाइक्रोम है, सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन है। तो किसमें उसमें प्रत्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष नहीं, इसमें नहीं किया था। असहयोग आंदोलन में आपका आंसर आ जाएगा। 64 में बाइक्रोम में नहीं किया था, बाकी सब में किया था। खेरा जो हुआ था 1918 में ये हुआ था, चंपारण सत्या के अगले साल 18 में हुआ था, मार्च अप्रैल में। और उसको राजकोट में उन्होंने किया था, सहयोग में उन्होंने दिया था, और बल्कि बाइक्रोम में नहीं था। थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप एक्स्ट्रा फैक्ट में। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब किया था? 1915 में आए थे, 9 अप्रैल 1915। 14 में उन्होंने आना शुरू किया। कहाँ से आना शुरू किया तो आपको बताना चाहूँगा, 1 सेकंड रुक टाइम दीजिए। चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। तो आपको पता होगा गांधी जी जो आए थे 9 अप्रैल यानी 9 जनवरी 1914 को आए थे।
1915 को 14 से स्टार्ट किए थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से चलने के लिए, और समुद्री मार्ग से यानी पानी जहाज से आकर के 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगले साल ही 1916 में उन्होंने गांधी जी ने अहमदाबाद में के आसपास यानी निकट में साबरमती आश्रम की स्थापना की। अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित जिला चंपारण में कई किसानों पर किए गए हुए अत्याचार के खिलाफ चलाया गया। 1918 में गुजरात के खेरा में कर नहीं दिन मिलने पर यानी कि जो मिल रहा था, खेरा सत्याग्रह कराया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को करवाया था, जो आरंभ किया था। बाइकुम सत्याग्रह जो कि श्रावणकोर के एक गांव में स्थित बड़े मंदिर में दलित वर्ग के प्रवेश के लिए चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा आप पीडीएफ जाकर के व्हाट्सएप चलेगा ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, और डेली इस चैनल को देखिएगा, सर्च मारिएगा डेली इस चैनल को A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया को आप सर्च मारिएगा, इसमें कंटेंट मिलेगा और बिहार टीचर से रिलेटेड आपको एक एक तथ्य, एक एक चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सटीक और अच्छे न्यूज़ मिलेगा। क्योंकि कई लोग का कमेंट्स मेरे पास आए पर्सनली कि सर आप जो बताते हैं वही घटना न्यूज अगले दिन देखने को मिलता है, कई इन्फॉर्मेशन वही होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो हैं ऑलरेडी लिंक में है, कई फ्रेंड है, कई दोस्त हैं, मैं खुद उसमें कार्यरत हूँ तो मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो आपके सबसे अधिक जो व्यापक रहे हैं, आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं और मैं सीधे आंसर पर बताने की कोशिश करता हूं। आपके आंसर रहेंगे बिहार और संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में आइए ऑप्शन नंबर डी, आपके ऑप्शन नंबर डी। गुजरात, बंगाल इनमें नहीं रहे उतना ज़्यादा सक्रिय रूप से। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। स्वतंत्र सरकार का गठन कब किया गया था? 1942 में चित्तू पांडे के द्वारा। चलिए 1923 से लेकर के 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो आपके ऑप्शन से गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। किसके कारण स्थगन किया गया था? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 1927 से लेकर के 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। चलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, आपके दिमाग के खोपड़ी में जाकर के सेट हो जाए, ताकि सीधे आप आंसर जब आप दोगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो पट ABCD और D और E, क्योंकि 5 ऑप्शन मिलेगा, पांचों में आपको आंसर दिखे। चलिए 1923 से 28 के दौरान भारतीय थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट डाल लीजिए। भारतीय राजनीति के में कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का प्रमुख कारण था जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना यानी समाप्त करना। असहयोग आंदोलन की यह असफलता ने युवकों को निराश कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि यह हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसलिए वे क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ आकृष्ट हो गए थे। जैसे कि कई ऐसे क्रांतिकारी थे, जैसे राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह सबसे ज्यादा थे। ये सारे उन लोगों को लग गया था कि गांधी जी से कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं करेगा। चलिए लेकिन चलिए अपने अपने तरीके होते हैं सबके, और सभी लोग के सहयोग से हम आज आज़ादी है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू। और अब हम हमेशा अपना सर नमन करेंगे उन सारे वीर और योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए और आज़ादी के लिए हम लोग को आज़ादी के सांस देने के लिए। चलिए और हमेशा हमारा सर उनके चरणों में रहेगा। चलिए और होना चाहिए पूरे इंडिया के हर एक धर्म का, हर एक, चाहे किसी भी धर्म से आप हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी समुदाय से हो, आपको उनके कृतज्ञता रहेंगे, हमेशा कृतज्ञ रहना पड़ेगा आपको। 67 नंबर क्वेश्चन पर कोशिश कीजिए कोई बनाने की। सभी अज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस पर? रचनात्मक कार्य पर दिया, हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजी से समझौता पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर आएगा रचनात्मक कार्य, यानी क्रिएटिव काम करने के लिए उन्होंने सविनय वैज्ञानिकों को असफलता के बाद किस पर महत्व दिया था? तो क्रिएटिव काम, रचनात्मक कामों पर। तो और थोड़ा सा विस्तार में जानिए। गांधी जी ने इंग्लैंड के प्रवास के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत सरकार ने बर्बरता पूर्वक दबाना चाहा, बिल्कुल रूप से। और हमेशा ये आपसे नहीं, जबकि जब 1600 ईस्वी के बाद में कई बार ऐसा घटना घटी। 1857 को 1 साल में दबा दिया गया। जो कि सिपाही विद्रोह के बारे में मैंने 1 घंटा क्लासेस लिया, अगर आप उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप बहुत ज़्यादा पछताइएगा। रीजन क्या है इस वर्ड को मैं बोलने का? क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने तथ्य दिया, पहले कॉन्सेप्ट बताया, थ्योरी पढ़ाया, उसके बाद मैंने MCQ लगभग 100-150 से ज़्यादा MCQ बताया। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं।
उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन आप 50-57 मिनट का वीडियो है, तो वो वीडियो अगर आपने जाकर देख लिया तो मैं कहता हूँ 1857 की क्रांति से सिपाही विद्रोह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो क्वेश्चन सही करके आएंगे। इस तरह से मैं एक एक कंटेंट बनाने जा रहा हूँ। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा जानते हैं। गांधी जी ने इंग्लैंड प्रवास के दौरान सविनय बंगालियों को सरकार से बर्बरतापूर्वक दबाना चाहा। बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में आंदोलन को पूरी तरह से दबाया गया। उन लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देख करके गांधी जी ने इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को स्थगित कर दिया गया और अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों के ऊपर केंद्रित कर दिया। गांधी जी बहुत तेज थे, उनको पता है क्या क्या चीजें हो रही है, उसके अंदर वो अपना डिसीजन लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस, समाजवादी, आपको बुदान आंदोलन। तो आपका आंसर बता देता हूँ सीधे, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उनको सबसे ज्यादा उनको पहचान मिली थी। उसके बाद एक जेपी आंदोलन चला था जो कि बाद में चली थी आजादी के बाद। राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन। अब कैसे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल में से भाग करके भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को सक्रिय भागीदारी की थी। उसमें यंग थे, वो भागने में सक्षम थे। और जब आया था 1976 इसी जेपी आंदोलन से ये 3 जो है नमूने बिहार के निकल के आए। नमूने इसलिए कह रहा हूँ जो कि है नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, या फिर लालू यादव, या फिर आपके एक जो है चले गए स्वर्ग को पधार चुके हैं, स्वर्ग भी कह सकते हैं या नरक में होगा, आई डोंट नो, जिसको कहते हैं कौन है आपको पता है? आपको पता है जिनके बेटे अभी एमपी हैं, लोजपा के संस्थापक, 2000 में उन्होंने बनाया था, लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और सभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? यह बात आपकी कही थी सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने कहा था 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। फलस्वरूप मुस्लिम लीग ने कैबिनेट प्रस्तावों को अस्वीकार करके अपनी मांग पर जोर देने के लिए 19 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, जिससे देश भर में मुस्लिम हिंदू दंगे फैल गए थे। इसी संदर्भ में सरदार पटेल ने कहा था, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के और लीग के नेताओं के हिंसक और सभ्य कामों को आगे आरक्षित छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसमें लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। अगर ऑप्शन मिलता है सीधे आंसर लगाएंगे। ये ऑप्शन मिल गया है सी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा, कब कहा था इन्हें शब्द? ये बाल गंगाधर तिलक का वक्तव्य है और इन्होंने कहा था 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने, जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार 16 के अधिवेशन में। ये जान लीजिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट में कर दिया। इसी कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव भी तिलक ने कर रखा था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान करो या मरो भारत छोड़ो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस के। सुभाष चंद्र बोस के 3 नारे जो फेमस है, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब भगत सिंह के नारे कई हैं, आप बता सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? क्या है आपके यहाँ? तो आपके ऑप्शन है 70 का वनस्पति है। ये सारे क्या है? इसके घटक है वनस्पति हैं। पर्यावरण के जैविक घटक और उत्पादक और अपघटक, जिसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण तब होता है जब जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीव अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित तत्व 3 मुख्य समूह यानी कि उत्पादकों, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारी चीजें होते हैं।
देखिए, अभी भी 24 मिनट मैंने ये लेक्चर को लिया है एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के कारण। अगर मैं वन लाइनर में बताऊँ तो ये 10 मिनट में काम खत्म हो जाता, 10 से 15 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 नंबर, आप अपना व्यक्तिगत राय बताइएगा। अगर जिस तरह से मेरे पास अगर 10-20 कमेंट आता है कि सर आप डिटेल में बताइए, तो डिटेल में बताऊंगा। एक मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया है, आप उसको जाकर के आंसर कीजिएगा। जरूर से जरूर जाकर कम्युनिटी पोस्ट में A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया में जाकर के आंसर कीजिएगा कि आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए या वन लाइनर चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में आप बता दीजिएगा। जिस तरह से ABCD आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, आप अभी भी कमेंट में बता सकते हैं सर आप डिटेल में बताते रहिए, या फिर हमको वन लाइनर चाहिए, वो भी मेरे पास कंटेंट है, या फिर क्वेश्चन आंसर आप सिर्फ बता दीजिए, टिक लगा करके आपको चाहिए तो वो भी दे दूंगा, या फिर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए। आप अपने तरफ से आप ऑलरेडी तैयार हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, SST का, हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी का, बायोलॉजी का और फिजिक्स केमिस्ट्री का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपने तैयार कर रखा है और हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग सारे तैयार रखा है, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मुझे किसी तरह से मेरे कम्युनिटी से या फिर मेरे पूरे इंडिया में A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया के जो एक फैमिली बनते जा रहा है 5000 प्लस सब्सक्राइबर के साथ, और जितने भी हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर के अलावा कई लोग ऐसे हैं सिर्फ देखते हैं और देख के चले जाते हैं, तो वो भी एक पार्टी है। कहीं ना कहीं मेरे से इन्फ्लुएंस या कुछ भी आपको फायदा हो रहा था, 100 प्लस या 200-300 ऐसे होंगे जो कि A to Z लाइव फैमिली के टीचर आने वाले स्कूल में होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन इस तरह दिख रहा है ABCD, या आप बताइए, ई तक आपका ऑप्शन मिलेगा। चलिए आप उसी हिसाब से, ये पुरानी बुक है तो ये आपका आंसर होगा क्लाइमेट रिलीफ फंड। क्लाइमेट रिलीफ फंड आपको 5 ऑप्शन वाले किरण और प्लेटफॉर्म का बुक आ चुका है, उसको भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो आपका आधार है पोषण संबंध है, इसका आधार है पोषण संबंध। 73 नंबर क्वेश्चन के थोड़ा सा बता देता हूँ के प्रारंभ में आपको जाल संख्या इस तरह से, ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT होता है। DDT जो हम लोग यूज करते हैं, आपका खेती जो लोग करते हैं उनको पता होगा। संसार का सबसे लोकप्रिय कीटनाशक होता है DDT। DDT की फुल फॉर्म होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोएथेन, ये जान लीजिए। ये संसार का सबसे लोकप्रिय कीटनाशक है। DDT का विकास होता है 1940 के दशक में, और यह कृत्रिम कीटनाशक के रूप में विकसित होता है, यानी जो कि कृत्रिम मतलब मानव को द्वारा बनाया हुआ। धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो जाता है। इस कीटनाशक का प्रारंभ जो हुआ था मलेरिया, टाइफाइड जैसे कीटों के निपटारण के लिए, जो कि इस तरह के मानव जाति रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। DDT का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में प्रतिबंधित है, क्योंकि वे बेहद हानिकारक है और कृषि को पैदावार पर, खाद्य पदार्थों पर लगने वाले नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर संक्रमण द्वारा कीटों के रोग की आशंका हो सकती है या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? कौन सा झाड़ी का उदाहरण है? तो आपके झाड़ी का कौन सा उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन ABC इस तरह से आपको दिख रहा होगा, अब बताइएगा आंसर क्या है। नींबू, प्याज, आम, पालक। झाड़ी का वो ऑप्शन है आपके B, प्याज। ये सारे झाड़ी के रूप में आप जब देखेंगे तो प्याज, नींबू तो ऊपर में रहता है, आम आपको पेड़ में मिलता है, पालक आपको पत्तियों की तरह होता है, झाड़ के रूप में आपको प्याज देखने को मिलता है सभी। चलिए मैं आपको 76 आपका हो गया, सॉरी 1 मिनट, आपका 75 छूट गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। निम्नलिखित में से किसी पर्यावरण से समाप्त करना अत्यंत कठिन है? तो आपका प्राथमिक उपभोक्ता का, उत्पादक का, या फिर तृतीय उत्पादक का, द्वितीय उत्पादक का। तो सबसे पहले जो है उत्पादों को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, B आपका आंसर आ जाएगा। सभी जीवित जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी पौधे होते हैं जो सौर विकिरण की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्मिक कच्चे पदार्थ से अपने स्वयं के जैविक भोजन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए वे भोजन के दूसरे पर निर्भर नहीं होते। उत्पादक आमतौर पर एक पारिस्थितिक तंत्र के निम्न पोषित स्तर में अत्यधिक संख्या में जीव हैं। आम उत्पादक शैवाल, पौधे, प्रकाश संश्लेषण लेख, जीवाणु, पादप प्लस जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, कौन सा झाड़ी का उदाहरण? तो झाड़ू का उदाहरण आपका आ जाएगा नींबू। चलिए नींबू,
उसमें गलत बता रहे थे। एक झाड़ी का लकड़ी का बारहमासी पौधा जो एक पेड़ से छोटा होता है और इसकी कई बड़ी-बड़ी शाखाएँ होती है, जो मुख्य तने के आकार आधार से निकलती है। नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। नींबू एक झाड़ी का उदाहरण है। जीवों और पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है आपका? तो इसको पारिस्थितिकी कहलाते हैं। पर्यावरण और पारस्परिक घटनाओं के संबंधों को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन, इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ भी नहीं। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय तो आपके परिवार, भूमि, धर्म, समुदाय, ये पर्यावरण का घटक नहीं है। तो क्या भूमि आपका नहीं है, बाकी तो सारे पर्यावरण के घटक है। ठीक है, भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका जैव जैव भार में कौन सम्मिलित है? समृद्धि है। आपका आंसर आ जाएगा 79 नंबर का। तो समस्त जीव आप हो जाएगा, समस्त जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा मैथ्स का क्वेश्चन, नहीं मैथ्स नहीं, अभी 10 क्वेश्चन और भी रहेगा। पादपों में शाकाहारी जीवों में कितने प्रतिशत ऊर्जा होती है? पादपों में से शाकाहारी जीवों में कितने प्रतिशत पहुँचती है, कितनी प्रतिशत ऊर्जा पहुँचती है? तो आपको ऊर्जा पहुँचती है आपको 10%, सिर्फ और सिर्फ 10%। ठीक है, शाकाहारी चीजों में। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकिरण का ग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। और यह अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम ऐसा करेंगे, जैसे एक एक टॉपिक है, हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री को उठाएंगे एंशिएंट या मिडिल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो टॉपिक वाइज हम सिर्फ टॉपिक बताएंगे, उसका हम व्याख्या करेंगे और ऑडियो फॉर्म में अब लाएंगे ताकि उसको आप सुन लीजिएगा। रात में सोते समय आप ऑडियो लगा दीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि आप पूरा हिस्ट्री आप एक ही वीडियो में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। फिर बायो इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से ज्योग्राफी करेंगे, इसी तरह से आपका फिजिक्स करेंगे, इसी तरह केमिस्ट्री करेंगे। 7 8 10 लेक्चर आपका लगेगा, आपको मेहनत लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। रिकॉर्डेड हो जाएगा जब आपका अपलोड हो जाएगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रखिएगा, वो कुछ लोग को अनलिस्टेड करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? एक दिशात्मक, यानी एक दिशा में होता है, एक दिशात्मक होता है। तो थोड़ा विस्तार से जानें। लिंडमैन के ऊर्जा के नियम के अनुसार 10% ऊर्जा की पारिस्थितिकी पिरामिड के एक स्तर को से दूसरे स्तर पर हस्तांतरित किया जाता है, क्योंकि अधिकांश ऊर्जा प्रकाश ऊष्मा के रूप में निकलती है और इसका उपयोग जीवों के अपचय गतिविधियों को करने के में भी किया जाता है। इसलिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी तक कम ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्रकृति में एक तरफा होता है और तथा अर्थात ऊर्जा की दिशा शुरू से आप जब भी देखते हैं ऊर्जा प्रकाश की दिशा होता है, एक ही दिशा में चलता है। तो वही सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें बातों को घुमा घुमा के बोलने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे मैथ्स रीजनिंग सारे कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये चैनल को जो छोड़ना या फिर आपको जोड़ना, या सारी चीज़ें आपको नहीं मिलना एग्जाम टाइम में, आपको अगर मिलता है तो काफ़ी देर हो जाएगी, आपको टाइम निकल जाएगी। वायु प्रदूषण धन का रोग किसे मिलता है? तो वायु परिवहन के द्वारा ये सारी चीज मिलता है। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, आप बुक में जाकर के देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगा या पीडीएफ होगा तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक वायु प्रदूषक द्वितीय वायु प्रदूषक में से किस तरह से भिन्न होते हैं कि सीधे पहचाने गए स्रोतों से उत्सर्जित ऊर्जा हो जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर का बी हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौरान एक शांत क्षेत्र में सौर स्तर के अनुपात प्राय मान क्रमशः क्या है? प्राय क्रमशः क्या है? तो आपके आंसर आ जाएंगे 84 का डी, 55 डेसिबल और 50 डेसिबल एम्पियर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षण का मुख्य कारण है आपका कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन का औद्योगिक जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सीधे आंसर अब बता रहा हूँ। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में अवशिष्ट उपयोग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आपके प्राप्त किए जाते हैं इससे पुनः उपयोग और उद्धार और पुनः चक्रण के द्वारा। नेक्स्ट, कीचड़ स्थूलन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, किसके द्वारा? क्लोरोफिनीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद्य बनाने के लिए वायु जीपी विधि क्या कहलाता है? वायु जीपी विधि आपका कहलाता है 88 का यानी कि
इंदौर विधि कहा जाता है, वो आपका इंदौर विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी का क्या दर्शाता है, आपका क्या दर्शाता है, तो आपका अवशिष्ट जल का जैव निम्नीकरण दिखाता है। इस तरह से अगर आपको आंसर चाहिए, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं इस तरह से भी आपको सारे आंसर दे सकता हूँ। ये मैथ्स रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आपको डिजिटल बोर्ड पर आकर बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। ताजे पानी का सीओडी यानी बीओडी का अनुमान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ताजे पानी के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चलिए, इस तरह से मेरा जीके जीएस का सारे कंटेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपने बता सकते हैं जितने भी मैंने 90 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के, इसमें आपके 40 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवाया, तो 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते थे या आपने सही किए हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को दबा लीजिएगा। और आपको कोई भी कंटेंट या नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप ए टू जेड लाइव टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कई लोग होते हैं बहुत ही राजाशाही या फिर इस तरह से होते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन भी जाकर नहीं देखते हैं, तो वहाँ पर बुक का लिंक भी रहता है। और ये सारे चैनल का नाम ए टू जेड लाइव ग्रोइंग, लास्ट में इंडिया ऐड कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। और सभी लोग का सिलेक्शन होगा, ऐसी मेरी दुआ है। 30 दिन तक लगातार मेहनत कीजिए बस।